तो आज हम पढ़ने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहले थोड़ा सा हम आर्टरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आर्टरी जो होती है कैरीज द ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। और आर्टरी की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप की होती है, लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी और स्मॉल आर्टरी। जो लार्ज आर्टरी होती है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, लचीला ज़्यादा होती है उसमें, तो उसको बोलते हैं लार्ज इलास्टिक आर्टरी। और जो मीडियम आर्टरी होती है उसमें मस्कुलर पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसको मस्कुलर आर्टरी भी बोल सकते हैं। जो स्मॉल आर्टरी है उसको आर्टरियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आर्टरी की बात करें, इसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं जिसको नाम होता है, लेयर्स का नाम होता है ट्यूनिका। क्या नाम होता है? ट्यूनिका। सबसे अंदर साइड में होगा क्या? इनर साइड में ट्यूनिका इंटीमा। और बीच वाला क्या होता है? मिडिल वाला क्या होगा? ट्यूनिका मीडिया। और जो बाहर की साइड में होगा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर होती है। जो थिकेस्ट लेयर होती है मीडिया वाली, कौन सी? थिकेस्ट लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल सेल्स। तो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये 3 लेयर होती हैं। इसको यहाँ समझते हैं डायग्राम में। ये हमारी आर्टरी है। जो अंदर का साइड, ये क्या है? ट्यूनिका इंटीमा। और जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये समझिए, ये वाला पार्ट क्या है? ट्यूनिका मीडिया। और ये क्या था? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया। और जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। 3 लेयर होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, जो ट्यूनिका इंटीमा होती है इनर मोस्ट लेयर होती है। ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर होती है। किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? अंदर साइड में क्या है? ये इस इंडोथीलियल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? इंडोथीलियल सेल्स होती है। अगर आपको याद हो, ब्लड वेसल्स में अंदर साइड में क्या होती थी? इंडोथीलियल सेल्स। उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? कोलेजन होता है। तो यहाँ पे एक स्पेस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं सब इंडोथीलियल स्पेस या सब इंडोथीलियल पार्ट। सब मतलब नीचे, इंडोथीलियम के नीचे वाला पार्ट कहलाता है सब इंडोथीलियल रीजन या पार्ट, जिसमें क्या होता है? कोलेजन होता है। कोलेजन होता है। अब बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है? स्मूथ मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स। तभी हमने पढ़ा था, इसलिए थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी इज ट्यूनिका मीडिया। एक्सटर्ना में क्या होता है? यहाँ पे भी फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे कोलेजन होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिशिया 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और अगर इसकी बात करें कि हम हार्ट की आर्टरी सप्लाई क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है। और अगर हम ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ सप्लाई होगी खुद की ना। तो एक तो देखो अंदर में क्या है? ब्लड है। यहाँ पे क्या है? ब्लड है। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 1/3 इनर 1/3 और आउटर 1/3। जो आउटर 1/3 होता है उसकी सप्लाई क्या होती है? डायरेक्ट सप्लाई होती है ब्लड की अंदर से यहाँ पे। और अगर जो आउटर 2/3 है, आउटर 2/3 पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसकी सप्लाई क्या होती है? एक अलग से आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वासा वैसोरम। तो वासा वैसोरम आपसे कोई पूछे क्या होता है? इट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आउटर 2/3 पार्ट को कौन सप्लाई करेगा? वासा वैसोरम। ये तो बात हुई आर्टरी की।
इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब बात करेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस की। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? बाय डेफिनेशन एथेरोस्क्लेरोसिस इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द मीडियम एंड लार्ज आर्टरी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मीडियम और लार्ज आर्टरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मीडियम एंड लार्ज आर्टरी characterized by the formation of एथेरोमेटस प्लाक। एथेरोमेटस प्लाक, अब इसकी बात करते हैं। एथेरोमेटस प्लाक क्या होता है? इन द कहाँ पे? इंटीमा। अब आपको समझ में आना चाहिए इंटीमा क्या है। इंटीमा एक लेयर है किसकी? आर्टरी की। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। मतलब ट्यून का इंटीमा लेयर जो होती है आर्टरी की, उसके अंदर क्या बन जाएगा? एथेरोमेटस प्लाक बन जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? आर्टरी की नैरोइंग होगी और हार्डनिंग हो जाएगी। उसी को बोलते हैं क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो ल्यूमन था वो ल्यूमन नैरो हो गया है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक बन गया है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। सबसे पहला नॉन मॉडिफाइड, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जब सबसे पहला है एज। एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना हम बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, वो तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी, तो इसलिए उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। सबसे पहला क्या है? इंक्रीजिंग एज, एज है। दूसरा क्या है? सेक्स। इंसान का सेक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है? नहीं ना, वो आर्टिफिशियली मॉडिफाई करना अलग बात होती है। एज, सेक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को जो है पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस था तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और वही चीज़ है, फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक फैक्टर भी है। अगर जेनेटिक फैक्टर कोई भी है तो सब क्या है? नॉन मॉडिफाइबल, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सब सारे रिस्क फैक्टर हैं किसके लिए? एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। दूसरा है मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें कि क्या हो? एलडीएल ज़्यादा हो, एलडीएल बढ़ा हुआ हो, एचडीएल कम हो। दूसरा है हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन हो गया। तीसरा है सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस। और लास्ट में है ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफ, लग्जरी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। तो ये सब क्या है? मॉडिफाइबल रिस्क के। इन सब केसेस में क्या हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अब होता कैसे है? पैथोजेनेसिस समझते हैं। जब भी ये रिस्क फैक्टर्स होंगे, ये सारे रिस्क फैक्टर क्या कराएंगे? इंडोथीलियल इंजरी। इंडोथीलियल इंजरी क्या कराएंगे? इंडोथीलियल इंजरी। इंडोथीलियल इंजरी की वजह से क्या होगा? इंडोथीलियल इंजरी कराएंगे ये। जब इंडोथीलियल इंजरी होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब इंडोथीलियल इंजरी होगा कैसे? हाइपरटेंशन है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, वही मतलब सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे। उसके वजह से क्या होगा? इंडोथीलियल इंजरी होगा। उसका होगा डिसफंक्शन ड्यू टू रिस्क फैक्टर, बात वही होगी। इंजरी हो गया। जब इंजरी हो जाता है तो जो इंडोथीलियल के नीचे यहाँ पे लेयर थी, अगर आपको याद हो, इंडोथीलियल लेयर के नीचे यहाँ पे कौन सा स्पेस है? सब इंडोथीलियल पार्ट या फिर कोलेजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? इंजरी हो जाएगा तो इंडोथीलियल लेयर हट जाएगी। जब हट जाएगा तो जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पे? सब इंडोथीलियल पार्ट में। सब इंडोथीलियल पार्ट में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा कौन सा? एलडीएल। अगर एलडीएल इकट्ठा हो जाएगा तो और वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा कि मोनोसाइट, मोनोसाइट बोले तो मैक्रोफाज, जो कि टिश्यू मैक्रोफाज कहलाते हैं और ब्लड में मोनोसाइट कहलाते हैं। मोनोसाइट आ जाएगा और माइग्रेट करके जाएगा इंटिमा में। ट्यूनिका इंटिमा की बात करेंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा? मैक्रोफाज। आपको याद आना चाहिए, मैक्रोफाज टिश्यू में कहलाता है, तो वहाँ पे बन जाएगा मैक्रोफाज। जब मैक्रोफाज होगा तो वो क्या करेगा? जो एलडीएल था उसको खा जाएगा, ऑक्सीडाइज एलडीएल को खा जाएगा। खा के वो क्या बना देगा? फोम सेल्स बना लेगा। ये है फोम सेल्स, फोम सेल बन गई। फोम सेल बन जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? स्मूथ मसल सेल्स जो है आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल सेल्स किसी टूनका मीडिया में थी, स्मूथ मसल सेल्स यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे
माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्मूथ मसल सेल हैं माइग्रेशन होगा फ्रॉम मीडिया टू इंटीमा एंड प्रोलिफेशन, वहाँ जाके अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब नंबर बढ़ा देंगी तो जो है आके उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, किसके, जो यहाँ पे प्लाक बना हुआ था, जो मतलब ये था क्या कहते हैं लिपिड कोर है ये, इसके ऊपर जो यहाँ पे फोम सेल्स हैं, माइक्रोफाज आ रहे हैं और क्या है एलडीएल है, इसके ऊपर जो है कवरिंग बना लेगी। कवरिंग से क्या होगा, जो कवरिंग में क्या होगा, स्मूथ मसल सेल्स होंगी और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो अंदर साइड में होगा वो लिपिड कोर बन जाएगा। लिपिड कोर में क्या क्या होगा, यहाँ पे आगे चल के हम लोग देखेंगे कि प्लाक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फाइबरस कैप जो बनेगा, फाइबरस कैप किसका बनेगा, स्मूथ मसल सेल का बनेगा, स्मूथ मसल सेल का बनेगा, एसएमसी बोलते हैं, एसएमसी, स्मूथ मसल सेल का बनेगा। यहाँ पे देखते हैं अब मॉर्फोलॉजी, मतलब एरिथ्रोमेटस प्लाक का किस तरह क्या क्या चीज कंटेंट होगा वो देखते हैं। सबसे पहला है फाइबरस कैप। सबसे पहले क्या होता है, ये बनता है नेक्रोटिक लिपिड कोर बनता है, उसके बाद फाइबरस स्मूथ मसल सेल का माइग्रेशन होगा, उसके बाद ही फाइबरस कैप बनता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, नेक्रोटिक लिपिड कोर बनेगा। लिपिड कोर कैसे बना हुआ था, वहाँ पे एलडीएल आया था, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आया था, फिर फोम सेल बना था, फोम सेल बना था, फिर धीरे धीरे क्या कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। उसके बाद सेलुलर डेब्रीज आएंगे या फिर टिश्यू फैक्टर्स आएंगे वहाँ पे। तब ये जो अंदर साइड बना रहेगा वो क्या होगा, नेक्रोटिक लिपिड कोर, नेक्रोटिक लिपिड कोर बना रहेगा। उसके बाद जो है स्मूथ मसल सेल का फाइब्रोन होगा, इसका स्मूथ मसल सेल का माइग्रेशन होता है और कोलेजन आएगा। तो ये उसके ऊपर एक कवरिंग बना रहेगी, जो फाइबरस कैप है। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है क्या है, फाइबरस कैप है। ये किससे बना होता है, स्मूथ मसल सेल और कोलेजन का बना होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लिपिड कोर को। तो एरिथ्रोमेटस प्लाक की बात करेंगे, इसमें दो चीज़ होगा, सबसे पहला नेक्रोटिक लिपिड कोर होगा और फाइबरस कैप होगा। फाइबरस कैप स्मूथ मसल सेल और कोलेजन बनाता है, और नेक्रोटिक लिपिड कोर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे, इसमें एलडीएल होगा, फोम सेल्स होंगे और सेलुलर डिब्रीज होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, माइक्रो फोम सेल है, फोम सेल है, ये स्मूथ मसल सेल भी हैं कुछ हैं, और यहाँ पे कोलेजन है और डिब्रीज हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस तरह प्रोग्रेस होता है, कैसे कैसे बनता है। एक नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी, उसमें नॉर्मल एंडोथेलियम। अब जो है कोई रिस्क फैक्टर हुआ, उसमें क्या हुआ, रिस्क फैक्टर से एंडोथेलियल डैमेज होगा। जब डैमेज होगा तो लिपिड वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, इंटीमा में, एंड फोम सेल इंटीमा में। उसके बाद क्या होगा, फाइबर फटी प्लाक बन गया, प्लाक बन जाएगा, ये देखिए प्लाक बन गया। उसके बाद फिर फाइबर स्कैप बन किस बना था, स्मूथ मसल सेल का माइग्रेशन हो रहा था, फाइबर स्कैप हो गया। उसके बाद एडवांस प्लाक हो जाए, प्लाक बनता बनता बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा प्लाक बन गया तो उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसको लीमन जो कि लीमन ये था, लीमन नैरो हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्लाक प्लाक रप्चर हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, सीएडी बोलते हैं। दूसरा है एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगला है सेरिब्रल इन्फेक्शन, अगर ये जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं उनकी आर्टरी में हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोक हो सकता है ड्यू टू कैरोटिड एंड सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। और पैरों में क्या होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकता है, पैरों के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें होता है, तब उसमें उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पीबीडी बोलते हैं, पीबीडी बोलते हैं, या गैंग्रीन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रह रह के दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे इस्चीमिया हो जाता है मसल्स का। एओर्टिक एन्युरिज्म हो सकता है इसमें, क्योंकि क्या होगा, एओर्टिक वॉल जो होती है, वॉल, एओर्टा की वॉल, एओर्टा भी क्या है, लार्ज आर्टरी है, लार्ज आर्टरी है तो उसकी वॉल वीक हो जाएगी। जब इस तरह प्लाक बन जाता है तो सोचिए, जो पहले 3 लेयर साथ साथ थे तो मजबूत था, लेकिन जब ये एक लेयर अलग हो गई, बीच में कुछ आ गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वीकनिंग ऑफ जो एओर्टिक वॉल हो जाता है। ठीक है, और जो है प्लाक अगर रप्चर कर गया तो फिर थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस कहीं जाके कहीं अक्लूजन करा देगा, उसकी वजह से इस्चीमिक इवेंट्स हो सकता है। तो सबसे पहला सीएडी हो सकता है, सीएडी हो गया, सीएडी हो सकता है, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और डीबीटी हो सकता है। ठीक है,
और बस इतना आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 4 चीज़ याद रखिएगा, बाकी और बस यही चीज़ याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न्यूरिज्म एप्टिक एन्युरिज्म हो सकता है। एन्युरिज्म होता है एक्स्ट्रा को बन जाना जो है। प्लाक रप्चर का थ्रोम्बोसिस तो होना बहुत स्वाभाविक बात है, थ्रोम्बोसिस कर लीजिए यहाँ पे। आप लोग DBT पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें कि किस तरह जो एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी होगी किस तरह दिखेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेयर पहचानना आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो है ये बाहर की लेयर, ये देखिए क्या है, एडवेंटिशिया है। ये ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर में क्या था, इंडोथीलियम था। अंदर साइड में जो सेल ये सब दिखा रखा है, ये सब क्या है, इंडोथीलियम है। इंडोथीलियम है ये, यहाँ पे देखिए जो दिखा रखा है, जो ये लाइन, रुकिए एक मिनट, ये क्या है, इंडोथीलियम है। ये क्या है, इंडोथीलियम है, ये इंडोथीलियम। और उसके बाद देखिए इंटीमा लेयर पूरी इतनी थी। इंटीमा में क्या बताया था, इंडोथीलियम के लिए सब इंडोथीलियम स्पेस था। तो ये सब वाला पार्ट क्या है, ये एक मिनट, ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट क्या है, इंडोथीलियल, सब इंडोथीलियल स्पेस का पार्ट है। तो सब इंडोथीलियल स्पेस में ही सारी चीज़ें इवेंट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या जो है इंटीमा के फाइबरस कैप बना हुआ। फाइबरस कैप किसका बना हुआ है, फाइबरस का कैप क्या है, फाइबरस कैप ये वाला पार्ट है, ठीक है। फाइबरस कैप किसका बना हुआ है, SMC, स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल प्लस कोलेजन का बना होगा। और जो लिपिड कोर था, अगर आपको याद हो, लिपिड कोर की बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट लिपिड कोर, लिपिड कोर किसका बना होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे, मेनली LDL होता है, याद रखिएगा। LDL फॉर्म से होगा, डेवरीज होंगे इसमें, ये दो चीज़ याद रखो। जो भी इरिथ्रोमेटस, इरिथ्रो नहीं, एथेरोमेटस प्लाक होगा, उसका 2 पार्ट होता है। वही सबसे पहला लिपिड कोर, लिपिड कोर प्लस फाइब्रस कैप, फाइब्रस कैप, तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचे, उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकता है। दूसरा क्या है, स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा पीवी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, PAT, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब लास्ट में ये है, वैसे पूरा कंप्लीट हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें देखते हैं समरी, कैसे समरी इसको मेरे याद कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में 2 चीज़ें थी, कौन कौन सा, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में कौन कौन से थे, बहुत सारे हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज मेलिटस, और स्ट्रेस, और क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ओबेसिटी हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ये सब क्या था, मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में एज है, सेक्स है, और फैमिली हिस्ट्री हो गया आप एथेरोस्क्लेरोसिस, और जेनेटिक फैक्टर, ये सब क्या है, नॉन मॉडिफाइबल में। ये सब रिस्क फैक्टर होंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडोथीलियल इंजरी होगा। इंडोथीलियल इंजरी की वजह से क्या हो जाएगा, सब इंडोथीलियल स्पेस में कहाँ चला जाएगा, क्या चला जाएगा, LDL चला जाएगा, सब इंडोथीलियल स्पेस में, सब इंडोथीलियल स्पेस में। जब LDL जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोनोसाइट माइग्रेशन होगा। जो मोनोसाइट है ब्लड में मोनोसाइट है, और टिश्यू में मैक्रोफाज, वहाँ पहुँच गया, टिश्यू में क्या बन जाएगा, माइक्रोफाज बन जाएगा। माइक्रोफाज करके क्या निकल लेगा, LDL को खा लेगा। जब LDL को खा लेगा तो क्या बना लेगा, फोम सेल। यही मोनोसाइट बन जाएगा माइक्रोफाज, यही इसको निकल लेगा LDL को, तो फिर क्या बना लेगा, फोम सेल। जब फोम सेल बन जाएंगे तो फिर ये लिपिड कोर बन जाएगा। उसके बाद जो है स्मूथ मसल सेल का माइग्रेशन होगा एंड प्रोलिफरेशन होगा। फिर उसके बाद फाइब्रोफैटिक प्लाक बन जाएगा और फाइब्रस कैप बन जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन की बात करेंगे, पाइप के अंदर का जो एरिया होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, वो जो नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है।
दी ऑल अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस, ये 5 नंबर में आ सकता है। तो आपको क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो आर्टरी की जो है लेयर्स लिख दीजिए, ये वन लिख दीजिए, टाइप लिख दीजिए, और किस में होता है, मीडियम लार्ज में होता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर जरूर लिखिए, मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड लिखिए। फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या क्या होता है, 3-4 स्टेप है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मार्फोलॉजी बना दीजिए कि ये होता है, ये चीज़ें होती हैं, बस इतना काफ़ी है। कॉम्प्लिकेशन, हाँ लास्ट में कॉम्प्लिकेशन जरूरी है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।